मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस शासन में है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में होगी बंगाल से लेकर बिहार तक की हर सियासी उठापटक की खबर आपके सामने हम पेश करेंगे। बिहार में कैसे आज एनडीए की बैठक होने वाली है, शपथ की तारीख तय हो चुकी है, तो उधर हिंसा के आरोपों को लेकर बंगाल में टीएमसी बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले तनाव है और राज्यपाल को लगता है कि उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तो बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन सियासत की लड़ाई बंगाल की सड़क पर आ उतरी है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले का बीजेपी ने सख्त विरोध किया है। उधर टीएमसी ने घोष की धमकी वाले बयान पर अपना ऐतराज जताया। वर्धमान में हमले को लेकर कोलकाता में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। हार की आशंका से घबराई है ममता बनर्जी, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि पूरे हालात को देखते हुए हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, हमें एक्शन लेना ही होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। हमले को लेकर बीजेपी के शक के दायरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बोखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। वर्धमान में हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे तो टीएमसी कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई बीजेपी सांसद सौमित्र खान कर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी हार की आशंका से बौखला गई हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। दरअसल कुछ दिन पहले हल्दिया में दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि वो अगले 6 महीने में सुधर जाएं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उस पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया था। आंकड़े गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थीं। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई थी। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। मारे गए कार्यकर्ता बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों से हैं। राज्य में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माय ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर।
हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो, है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बंगाल में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ने चढ़ाई कर दी, तो वहीं दिल्ली से मंत्री भी ललकारने लगे। दो टूक जुबान में टीएमसी ने जवाब देने में देर नहीं की। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं, ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन की राजनीतिकरण की है, उसी का नतीजा है। और ये सब ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन में है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं। हम प्रशासनिक ओर से और सांगठनिक तरीका से उसको मुकाबला करते हैं। लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का। तो बंगाल में दरअसल राजनीतिक हत्याओं का मामला कोई नया नहीं है। कुछ बीते सालों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 2018 का आंकड़ा 12 राजनीतिक हत्याएं हुई थी, 2019 में भी 12 और जून से लेकर 3 अक्टूबर के बीच भी 12 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। वहीं साल 2020 का अब तक का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। 10 जून बर्दवान को टीएमसी कार्यकर्ता गौतम दास की हत्या की गई। उसके बाद 18 जून पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की हत्या कर दी गई। साथ ही 3 जुलाई दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी मन्ना की हत्या हुई। एसयूसीआई नेता की हत्या 4 जुलाई दक्षिण 24 परगना में हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या 5 जुलाई नादिया में, और ऐसे ही बीजेपी कार्यकर्ता पापी घोष की हत्या 16 जुलाई नादिया में हुई थी। 6 अगस्त टीएमसी कार्यकर्ता इजराइल खान की हत्या, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या 15 अगस्त हुगली में की गई। ये वो राजनीतिक हत्याएं हैं जो इसी साल हुई हैं। 6 सितंबर बर्दवान में, 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या, 19 सितंबर बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या कर दी गई थी। 4 अक्टूबर उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी। वहीं 10 जून बर्दवान में भी इस तरह से तमाम एनसीआरबी के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 और 19 में 12 हत्याएं हुई हैं। तो ये सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उनकी पार्टी किसी तरह के खूनी संघर्ष में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन ये हिंसा और हंगामा बदस्तूर जारी है। हर दिन इसी तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आती हैं। जल्द चुनाव वहां पर होने वाले हैं और इसी को लेकर वहां पर लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बंगाल में एक अहम रोल है मुस्लिम फैक्टर का। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, वहीं 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जिन जिलों में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार जैसे जिले शामिल हैं। 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले तकरीबन 16 हैं, यानी कि मुस्लिम फैक्टर का पश्चिम बंगाल में अहम रोल है। नीतीश कुमार जी साफ तौर पे ये समझ लें,
भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं है। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया, और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है। तो ये तो दिख रहा है, और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और आकलन का विषय है कि काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा, उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए, मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते, हम काम करेंगे। और दीपावली के त्योहार की धूम पूरे देश में है और अयोध्या सज धज के तैयार है उस कहानी को दोहराने के लिए, जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम वापस लौटे थे। सीएम योगी भी सरयू घाट पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव में आज शामिल होंगे, जहां 5.5 लाख दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की भव्य तैयारी आप देख पा रहे हैं और किस तरीके के इंतजाम आज शाम के लिए?
देखिए बिल्कुल नेहा, भव्य आयोजन है और चूंकि यह पहला मौका है रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद, इसीलिए अयोध्या वासियों के लिए दिवाली भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम इस वक्त मौजूद है राम की पैड़ी पर। आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5,51,000 दिए लगाए गए हैं, उनमें इस समय बत्तियां और तेल लगाया जा रहा है। जितने वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन कोरोना काल की ये पहले दीपोत्सव होने वाला है, तो ऐसे में प्रशासन के आगे भी कड़ी चुनौतियां थी। लोगों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और साथ ही साथ उत्साह के रंग को भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो मंच है जहां पर शाम को मुख्यमंत्री बैठेंगे, जिनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी और उप मुख्यमंत्री होंगे, और यहाँ पर लेजर शो के जरिए रामायण का मंचन किया जाएगा। लोक कलाकार यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचेंगे जो यहाँ पर अलग अलग प्रसंगों का मंचन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिवाली होने वाली है वो अयोध्या वासियों के लिए खास है और लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इस बात को लेकर के थोड़ी सी मायूसी है कि ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे उत्साह के साथ डिजिटली अयोध्या आज दिवाली मनाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए शाम को ये भव्य आयोजन जिसमें लेजर शो भी सम्मिलित है। 5.5 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे अयोध्या नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी, जहां पर आज दीपोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। सीएम योगी भी यहां पर आज पहुंचने वाले हैं, इस भव्य समारोह में शिरकत करने वाले हैं। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये भव्य आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में। सरयू के घाट को सजाया जा रहा है, वहां पर दिए सजाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अपने आप में ये एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित होगा। 3 दिन का ये दीपोत्सव जिसमें तमाम तैयारियां कोरोना के मद्देनजर भी की गई। दिवाली का त्योहार करीब है और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक हो रहे हैं। राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई है। त्योहारों की वजह से बाजार में भीड़ भाड़ है। प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के लिए खतरे को और बढ़ा सकता है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौके पर बाजारों में भीड़ दिख रही है तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी डराने लगा है। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा चुकी थी। यही नहीं, मॉल, सिनेमाघर और मेट्रो सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन के खुल जाने के बाद लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी होती रही है। लेकिन दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि दिल्ली के लिए खतरा और बढ़ सकता है। नवंबर की शुरुआत से जब दिल्ली में प्रदूषण का जहरीला धुआं गहराने लगा, तभी से कोरोना का संकट भी फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक 768 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1124 था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में 917 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम था। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोरोना से 458 मौतें हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत के मामले जून के महीने में सबसे अधिक दर्ज हुए थे। तब मौत की दर 7% को पार कर गई थी और एक महीने में 2247 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वी आर ऑन द पीक। जो भी चल रहा है पीक है और इसके अंदर देखो इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है कि 1 दिन या 2 दिन, पर ये कह सकते हैं वीक के हिसाब से अगर करें, एवरेज वीकली जो एवरेज चल रही है वो अब तक की पिछले 3-4 महीने में हाईएस्ट है। 3 महीने के अंदर हाईएस्ट चल रही है। 13% के करीब वीकली एवरेज आ रही है हमारी। तो ये मुझे लगता है डेफिनेटली वीक के बाद कम होना चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने की चुनौती गंभीर होने वाली है। प्रदूषण की वजह से मौत के मामले के बढ़ने का खतरा है तो त्योहारों की भीड़ कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ा सकती है।
पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अगर कोरोना ने पैर पसारे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह खुद दिल्ली वालों की लापरवाही है। दिल्ली के हर बाजार में भीड़ भाड़ है, जमकर खरीदारी हो रही है और लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो भीड़ की वजह से फैलती है। जरा दिल्ली के 2 बाजारों का हाल देखिए। कोरोना काल में दिल्ली जितने रफ्तार से दौड़ रही है, दिल्ली वालों के पीछे कोरोना भी उतनी रफ्तार से ही चिपक रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में जितनी तेज लोगों को घरों से बाहर निकलने और दिल्ली में दौड़ने की छूट दी है, उतनी तेजी से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली की बड़ी मार्केट्स का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लाजपत नगर लिए चलते हैं। दिल्ली में कोरोना ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में कोरोना स्ट्राइक रेट की तो 8000 केस एक दिन में आए हैं। दिवाली का मौका है, ऐसे में मार्केट्स में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में हूं। अगर आप यहां पर देखें तो भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। धनतेरस है, दिवाली है, इसकी खरीदारी करने के लिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं न कहीं धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है पूरे मार्केट्स में, इसलिए लोग मास्क पहनकर जरूर मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में लोग चिपक कर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, लोग ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। सिर्फ लाजपत नगर ही नहीं, अब आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हूं। पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए कि मार्केट में किस तरीके की भीड़ यहां पर है। जाहिर सी बात है, धनतेरस है आज और दिवाली भी है, बड़ा त्योहार है। ऐसे में लोग अपने घरों से खरीदारी करने के लिए निकले हैं। लेकिन ये उसी दिल्ली के मार्केट की तस्वीरें हैं जहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की दिल्ली में तीसरी लहर है। बुधवार की बात करें तो 8000 से ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली में आए हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहां पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती आपको यहां दिखाई देंगी, वो आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकायदा खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस चालान काट रही है, इस वजह से लोगों ने मास्क जरूर पहना हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो दिल्ली पुलिस जो यहां पर पेट्रोलिंग करती है तो जो यहां पर स्ट्रीट वेंडर है वो यहां से अपना जो साजो सामान है वो हटा लेते हैं। आज तो कम है, जो पीछे संडे गया है या एक दिन पहले जो गया है इससे भी ज्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने पुलिस को डीसीपी के साथ परसों डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग करी थी कि जी यहाँ पे इस तरीके से जो भीड़ आ रही है कि उसको रोकने का कुछ इंतजाम करिए। एज ए दुकानदार तो मैं अपनी दुकान में तो रोक सकता हूँ, अब ये मेन रास्ता कैसे रुके। तब से कल से वहां से लाइन लगा के और लोगों को चेक करके चारों गेटों चारों एंट्री से भेजा जा रहा है। दिल्ली में 11 नवंबर को 8500 से ज्यादा कोरोना केस आए और फिर भी दिल्ली के बाजारों में लोग बेखौफ घूम रहे हैं। वो तो गनीमत ये है कि पुलिस के डर से लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस सख्ती ना करे तो चेहरों से मास्क भी उतर जाएंगे। दिल्ली सरकार ने लोगों को घरों से बेखौफ निकलने की छूट दी तो हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने शादियों में 50 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। बसों में यात्रियों की तादाद की सीमा हटा ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब सरकार को बताना होगा कि आखिर केस क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक फुल सावधानी बरतनी होगी। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश और विदेश दोनों से खुशखबरी आ रही है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 90% कारगर साबित हो सकती है और अगले महीने तक उसकी वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। So the data which Pfizer has released, although it is not reviewed by experts, but it's released by the company, is very encouraging, because in the phase 3 trial where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19. It showed
high efficacy in terms of almost 90% efficacy. The data needs to be looked at more carefully, and it's encouraging not only for the Pfizer vaccine but for other vaccines which are also being made by different companies, because that suggests that whatever vaccine that we're making has the potential of giving good immunogenicity and good protection as far as COVID-19 is concerned. अमेरिका ही नहीं, भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर सामने आई है। देश में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की बड़ी चुनौती पार कर ली है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है और देसी कोरोना वैक्सीन अगले साल जनवरी तक आने की उम्मीद है। लेकिन एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अगर देश में कोरोना वैक्सीन अगले साल आ भी जाती है तो आम लोगों के लिए वैक्सीन 2022 तक भी उपलब्ध नहीं होगी। रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिवाली का त्योहार बेहद करीब है और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक होते जा रहे हैं। राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौके पर बाजारों में भीड़ दिख रही है तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी डराने लगा है। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा चुकी थी। यही नहीं, मॉल, सिनेमाघर और मेट्रो सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन के खुल जाने के बाद लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी होती रही है। लेकिन दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि दिल्ली के लिए खतरा और बढ़ सकता है। नवंबर की शुरुआत से जब दिल्ली में प्रदूषण का जहरीला धुआं गहराने लगा, तभी से कोरोना का संकट भी फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक 768 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1124 था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में 917 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम था। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोरोना से 458 मौतें हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत के मामले जून के महीने में सबसे अधिक दर्ज हुए थे। तब मौत की दर 7% को पार कर गई थी और एक महीने में 2247 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वी आर ऑन द पीक। जो भी चल रहा है पीक है और इसके अंदर देखो, इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है कि 1 दिन या 2 दिन, पर ये कह सकते हैं वीक के हिसाब से अगर करें, एवरेज वीकली जो एवरेज चल रही है वो अब तक की पिछले 3-4 महीने में हाईएस्ट है। 3 महीने के अंदर हाईएस्ट चल रही है। 13% के करीब वीकली एवरेज आ रही है हमारी। तो ये मुझे लगता है डेफिनेटली वीक के बाद कम होना चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने की चुनौती गंभीर होने वाली है। प्रदूषण की वजह से मौत के मामले के बढ़ने का खतरा है तो त्योहारों की भीड़ कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ा सकती है। कोरोना और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में व्यापार जगत को दिवाली के त्योहार से काफी उम्मीदें हैं। मुंबई के बाजार में धनतेरस के मौके पर अरसे से गायब रौनक दिखाई दी। महीनों बाद मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार में जूलर्स के चेहरों पर रौनक लौटी है। करीब 8 महीने बाद इन्हें अपना काम वापस पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। भला हो दिवाली के त्योहार का।
जहां तक सवाल है सोने का, सोना जब तक कस्टमर अपने हाथ में नहीं लेता या आंखों से नहीं देखता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हम करने के ऐसी विधि करने के बावजूद भी कस्टमर दुकान पे आता है, और हमने प्लान किया कि उस अपॉइंटमेंट से उसको फोन करके आना है ताकि रश आवर्स में नहीं आवे और हम भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस समय वो लोग भी खरीदारी कर रहे हैं जिनके घरों में शादियां लंबे वक्त से लॉकडाउन के चलते टल रही थी। अगले 9 महीने शादियों के काफी मुहूर्त है और आखिरकार ज्वेलर्स के चेहरों पर भी मुस्कान लौटने लगी है। सीनियर सिटीजन निर्मला बहन इस दुकान पर 30 साल से सोने की खरीदारी के लिए आ रही हैं। निर्मला अब अपनी पोती की शादी की शॉपिंग के लिए यहाँ आई है। बस एक पोतरी का शादी है तो मैंने बुक करा के लिया। अभी मैंने 30 लाख का सोना लिया है, तो अभी वो बेटी के लिए आज मैं लेने के लिए आई हूँ, तो आज लेके जाएंगी। मैंने ऑर्डर दिया था, थोड़ा सस्ता था तभी ऑर्डर दिया। जो मार्च से लेके मिड जुलाई तक जो शादियां थी वो पेंडिंग हो गई है सरकार के रेस्ट्रिक्शन की वजह से, और उसकी वजह से जो लास्ट ईयर 67 मुहूर्त थे वो मुहूर्त अब बढ़ के 103 हो गए हैं। और पहली शादी नवंबर के कुछ 27-28 दिन की है, उस समय 1,52,000 शादियां एक दिन में होगी। दिवाली के त्योहार पर ज्वेलरों को अच्छी सेल की काफी उम्मीद है। दुकानों में भीड़ दिख रही है। हालांकि ये भीड़ और बिक्री पिछले साल जैसी नहीं है, मगर फिर भी अब लोग ज्वेलरी खरीदने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिवाली भी आ रही है तो सोचा कि भी लड़का 1.5 महीने का हो गया तो मैं ले लेती हूँ उसके लिए कुछ गोल्ड। तो फिर वही गोल्ड लेने के लिए अभी आई। घर पे ना बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन बाद जाओ, ये तो मैंने नहीं अभी चली जाती हूँ, ले लेती हूँ। फिर बाद में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बड़े को तो पिनाते नहीं है, छोटे बच्चे को कड़ा पिना सकते हैं, तो ये लेने के लिए आई थी। ज्वेलर्स कोरोना को लेकर सुरक्षा बरतने की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। त्योहार अब पास में ही है, ऐसे में कस्टमर्स का ज्वेलरी शॉप्स में आना तो दिख रहा है, और इसके साथ ही साथ ज्वेलर्स भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका बिजनेस अब निकल पड़ेगा। उम्मीद इस बात से भी है कि नवंबर माह से लेकर अगले साल जुलाई तक शादी के काफी मुहूर्त हैं।